हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल डिवीजन के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो पूरी की पूरी सेल साइकिल होती है उसमें दो मेजर मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि डीएनए का या फिर जीनोम का रेप्लिकेशन होना और इस रेप्लिकेटेड जीनोम का दो डॉटर सेल में इफिशिएंटली ट्रांसफर होना। ये दो मेजर प्रोसेसेस होती हैं पूरी की पूरी सेल साइकिल में। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि सेल साइकिल के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने चाहिए। मतलब एक इवेंट पूरा होने के बाद ही दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि एक इवेंट पूरा हो जाए तब दूसरा इवेंट स्टार्ट हो, इसके लिए सेल साइकिल कंट्रोल मैकेनिज्म होती है जो पूरी की पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और इस सेल साइकिल कंट्रोल मैकेनिज्म को एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन काइनेज होता है जिसको हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज बोलते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं सेल साइकिल की, उनको सीडीकेज रेगुलेट करते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक तरीके से सेल साइकिल की स्टेजेस को रेगुलेट करना है तो इसका मतलब हमें सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको कौन रेगुलेट करता है। यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ different stages of cell cycle is regulated by CDK cyclin complexes। ठीक है, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये पूरी की पूरी सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि साइक्लिन्स जो होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को स्टेज स्पेसिफिसिटी, कि किस स्टेज में कौन सा साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स काम करेगा, वो ये साइक्लिन डिफाइन करेंगे, स्टेज स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, स्टेज स्पेसिफिक बनाती हैं। और दूसरा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, कौन सा साइक्लिन सीडीके किस सबस्ट्रेट को फास्फोरिलेट करेगा वो कौन निर्धारित करेगा, साइक्लिन्स निर्धारित करेंगी। ठीक है, दूसरा क्या प्रोवाइड करती हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये दो काम इंपॉर्टेंट काम ये करती हैं साइक्लिन्स। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब तक सीडीके साइक्लिन से बाउंड नहीं होगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीडीके को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, जो काइनेज सब यूनिट है उसको अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तो ये जरूरी है कि स्पेसिफिक टाइप का साइक्लिन आकर के उससे जुड़े, और जब साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तभी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, और जब साइक्लिन आकर के बाइंड कर जाएगा तो वो स्टेज स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराएगा और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराएगा और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल साइकिल को रेगुलेट करना है तो ये जरूरी है कि इस सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट किया जाए। मतलब सेल साइकिल को कौन रेगुलेट कर रहा है, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। डिफरेंट स्टेजेस से लेकर के कौन जा रहा है, उसको सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जा रहा है। तो एक स्टेज होने के बाद ही दूसरी स्टेज शुरू हो, अगर इस चीज को कंट्रोल करना है तो इसका मतलब ये हुआ सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो है ये कंट्रोल्ड मैनर में फंक्शन करना चाहिए। तो क्या हुआ, डिफरेंट स्टेजेज में इसका रेगुलेशन किया गया है, डिफरेंट टाइप से साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन किया जाता है। तो कैसे साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन हो सकता है, कौन कौन से मेथड हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है। उससे पहले मैं आपको सीडीके के बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताता हूं, जो कि अभी आने वाला जो इस लेक्चर में जो आने वाले पॉइंट्स हैं उनको समझने में आपको बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए सीडीके के बारे में, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट यहाँ पे सबसे पहले करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया सीडीके करते क्या है। सीडीके गवर्न्स progression through the cell cycle, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, और इस सीडीके के 3 मेजर फीचर्स हैं। इन सीडीके के 3 मेजर फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और यही तीनों मेजर फीचर्स जो हैं आगे आने वाला भी जो आगे इस लेक्चर में मैं जो कुछ भी बोलूंगा आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। 3 मेजर फीचर्स होते हैं इनके, सीडीके के 3 मेजर फीचर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो मेजर फीचर्स? पहला, सीडीके आर एक्टिव, अभी अभी मैंने आपको बताया सीडीके आर एक्टिव only when they are bound to regulatory cyclin subunit, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, डिफरेंट साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस initiates different events, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मल्टीपल mechanisms have been placed to ensure that specific cyclin CDK complexes active only in the stage that they triggers, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अभी मैं आपको जब रेगुलेशन बताऊंगा सीडीके का तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला तो ये सीडीके तभी एक्टिव होंगे जब वो अपनी रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड होंगे, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट यह है कि डिफरेंट साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट इवेंट्स को इनिशिएट करते हैं, मतलब हर एक स्टेज में डिफरेंट टाइप का सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब इसी से तीसरा पॉइंट आया कि जो स्पेसिफिक टाइप का सीडीके साइक्लिन एक स्टेज में काम कर रहा है, सपोज दैट एक सीडीके साइक्लिन है, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है जो डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है, एस फेज में एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो अब ये सीडीके साइक्लिन केवल एस फेज में ही एक्टिवेट हो, G1 फेज में ना एक्टिवेट हो जाए, G2 फेज में ना एक्टिवेट रहे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे मल्टीपल मैकेनिज्म है कि इसको स्टेज स्पेसिफिक मैनर में एक्टिवेट किया जाए, उसके बाद इनएक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक है। या फिर जब तक वो स्टेज नहीं आई है तब तक इसको इनएक्टिवेटेड रखा जाए। तो रेगुलेटेड मैनर में इनका एक्टिवेशन होगा, और तभी एक्टिवेशन होगा जब सेल उस इवेंट में पहुंचेगी जिसको ये वाले साइक्लिन सीडीके क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या इनिशिएट करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मैंने बताया, मल्टीपल मैकेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड टू इंश्योर दैट स्पेसिफिक सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस एक्टिव ओनली इन द स्टेज दैट दे ट्रिगर, जिसको ट्रिगर करते हैं सिर्फ उसी स्टेज में जा करके वो स्पेसिफिक साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो, उससे पहले ना एक्टिवेट हो। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ईस्ट के पास केवल एक ही सीडीके है, ईस्ट हैव ओनली ए सिंगल सीडीके, ठीक है, एक सिंगल सीडीके है। लेकिन वहां पे जो स्टेज स्पेसिफिसिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टेज स्पेसिफिसिटी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन is provided by stage specific cyclin subunit, stage specific regulatory cyclin subunit, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, ईस्ट के पास मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल सीडीके है, ठीक है, सिंगल सीडीके, यही सीडीके हर एक सेल साइकिल स्टेज में काम करेगा, लेकिन वहां पे जो इसका रेगुलेटरी पार्टनर है वो हर एक स्टेज में चेंज हो जाएगा। तो वो जो रेगुलेटरी पार्टनर चेंज हो रहा है वो इसको स्टेज स्पेसिफिक बनाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ईस्ट में जो एक सिंगल सीडीके पाया जाता है उसके बारे में याद रखना है। कौन से साइक्लिन सब यूनिट है, किस स्टेज में कौन से साइक्लिन सीडीके काम करेंगे ईस्ट में और मैमल में, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करता हूं। ईस्ट में सिंगल सीडीके है, वहीं पे अगर बात करें ह्यूमन में, मैंने आपको बताया था मल्टीपल सीडीकेस पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन हैव अराउंड 20 सीडीकेस, 20 सीडीकेस जहां पे नोन है, जिनमें से सीडीकेस लाइक सीडीके 1, सीडीके 2, सीडीके 4 and सीडीके 6 are involved in the cell cycle regulation and CDK 7 to CDK 11 are known to involved in gene ट्रांसक्रिप्शन। बताऊंगा आगे चल के इसके बारे में, ठीक है, डिटेल में बात करूंगा इसकी, ठीक है। सीडीके 7 to 11 तक के जितने सीडीके हैं वो जीन ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसका रेगुलेशन करते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो सीडीके 1, 2, 4 and 6 ये 4 सीडीके ऐसे हैं जो कि सेल साइकिल के रेगुलेशन में इनका फंक्शन है, और ये नोन है कहां पे कौन सा फंक्शन करता है उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सीडीकेस के 3 बेसिक फीचर्स बताए, ठीक है, और सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्टेज स्पेसिफिक मैनर में एक्टिवेट होते हैं। तो किस स्टेज में कौन सा सीडीके कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट रहेगा, किस फेज को कौन सा सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स ट्रिगर करेगा, इस टेबल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेजर सीडीकेस जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं कहां पे, वर्टिब्रेट्स में और ईस्ट में, उनकी यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। और इससे हम लोग समझते हैं कि किस फेज में कौन सा सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईस्ट की, ठीक है। तो कुछ मेजर साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे हैं, जैसे G1 सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये G1 सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली G1 फेज में एक्टिवेट होगा, ठीक है। इसमें साइक्लिन जो होता है, रेगुलेटरी सब यूनिट होती है साइक्लिन D, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे रेगुलेटरी सब यूनिट जो होती है साइक्लिन D,
और जो हमारी कैटालिटिक सब यूनिट होती है या काइनेज सब यूनिट होती है, CD के सब यूनिट होती है, वो या तो CD के 4 होगा या फिर CD के 6 होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है, दोनों ही एक्टिव वहां पे हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही किसके साथ काम करेंगे, साइक्लिन डी के साथ में काम करेंगे। फंक्शन इनका क्या होगा, एंट्री टू सेल साइकिल। जब सेल माइटोटिक फेज से बाहर आएगी और उसको दोबारा सेल साइकिल में एंट्री करना है, तो जरूरी है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़े, मतलब साइक्लिन डी CD के 4, साइक्लिन डी CD के 6 आपस में जुड़े और साइक्लिन डी CD के 4-6 कॉम्प्लेक्स बनाएं, और ये 4-6 कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो सेल है उसकी एंट्री को प्रमोट करेगा इनटू द सेल साइकिल। ठीक है, अब सेल साइकिल में एंटर कर गई। ठीक है, ये दोनों CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुए और सेल कहां चली गई, सेल साइकिल में एंटर कर गई। अब उसके बाद सेल को G1 फेज से S फेज में जाना है। ठीक है, तो G1 फेज से S फेज में जाने के लिए एक दूसरा साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स आता है जिसको कहा जाता है G1S CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। इसके साथ में जो साइक्लिन सब यूनिट होती है साइक्लिन E। ठीक है, और CD के सब यूनिट जो होती है वो CD के 2 होती है। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, G1 to S ट्रांजिशन कराते हैं, मतलब सेल को G1 फेज से S फेज में भेजने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सेल्स S फेज में पहुंचती हैं तो अब जरूरी है DNA की सिंथेसिस इनिशिएट हो और प्रोग्रेस हो। तो वहां पे क्या है, दूसरा CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जिसको कहा जाता है S फेज CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो साइक्लिन सब यूनिट है वो है साइक्लिन A और CD के सब यूनिट जो है वो है CD के 2। अब यहाँ पे आप देखिएगा CD के 2 यहाँ पे भी है, CD के 2 यहाँ पे भी है, लेकिन साइक्लिन सब यूनिट डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे जो साइक्लिन सब यूनिट है इसका सबस्ट्रेट कुछ और होगा, स्टेज भी कुछ और है, लेकिन जैसे ही CD के 2 के साथ में साइक्लिन A आया तो इसकी स्टेज भी अलग हो गई, ये S फेज में पहुंच गई और इसके सबस्ट्रेट भी वहां पे डिफरेंट होंगे। मैं आगे चल के इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, उसके बाद S फेज में क्या हुआ, DNA की सिंथेसिस हो गई, S फेज प्रोग्रेस हो गया और DNA की सिंथेसिस हो गई। DNA की सिंथेसिस होने के बाद सेल्स M फेज में जाएंगी, G2 फेज के बाद M फेज में जाएंगी। ठीक है, तो M फेज में जब पहुंच जाएंगी तो वहां पे दूसरा CD के साइक्लिन आएगा, वहां पे जो साइक्लिन सब यूनिट होगी वो साइक्लिन B और उसके साथ में काम करता है CD के 1 या उसी को CDC2 भी बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे ही मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बनेगा M फेज का इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये तो सीन है कहां का, ये सीन है वर्टिब्रेट्स का। याद कर लीजिए, रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पूरी की पूरी सेल साइकिल यहां से डिपेंड, यहां पे इन सारी चीजों से के साथ में डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट में मैंने आपको बताया एक सिंगल टाइप का CDK पाया जाता है। ठीक है, साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेज एक ही टाइप होता है जिसको CDC28 भी बोलते हैं या उसी को CDK1 भी बोलते हैं। ठीक है, CDC28 इसको बोलते हैं। अब CDC28 हर एक फेज में होगा, लेकिन इसके साथ में जो साइक्लिन सब यूनिट है वो डिफरेंट होगी। G1 फेज में आएगी जब एंट्री कर रही होगी सेल साइकिल में, उस टाइम पे CLN3 वहां पे होगी साइक्लिन सब यूनिट। ठीक है, जब सेल G1 से S फेज में जा रहे हुए तो CLN1 एंड 2 दोनों हो सकती हैं वहां पे। ठीक है, और जब सेल G1 से S फेज में पहुंच गई है, अब S फेज प्रोग्रेस हो रहा है तो वहां पे CLB5 एंड 6 रहेंगी साइक्लिन सब यूनिट। और जब सेल S फेज में DNA को सिंथेसाइज कर चुकी हैं, अब M फेज में पहुंच चुकी हैं, M फेज में जाना है उनको, तो यहाँ पे CLB1 2 3 4 आएंगी साइक्लिन सब यूनिट, CDK28 के साथ में काम करेंगी और पहुंचाएंगी इसको M फेज में। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साइक्लिन D होता है वो 3 टाइप का होता है। साइक्लिन D जो होता है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है। उसमें आते हैं साइक्लिन D1, D2 और D3। ये 3 तरह के साइक्लिन D प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे, G1 फेज में जब सेल्स है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि G2 to M फेज ट्रांजिशन की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे जो साइक्लिन CD के काम करता है बेसिकली वो M फेज साइक्लिन CD के ही काम करता है। यहाँ पे CDK1 एंड साइक्लिन B काम करता है, साइक्लिन B ही चीज ये है। मैंने आपको यहाँ पे लिख के नहीं बताया क्योंकि साइक्लिन सेम ही रहेंगी। और S से G2 में जब सेल्स जा रही होंगी, S फेज से G2 में जब ट्रांजिशन हो रहा होगा तो यहाँ पे CDK1 होगा,
साथ में CDK1 होगा और साइक्लिन कौन सी होगी, साइक्लिन होगी A, साइक्लिन A यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने इस टेबल में नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए G2 to M ट्रांजिशन कौन से साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स कराता है, या फिर S to G2 ट्रांजिशन कौन सा साइक्लिन CDK कराता है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दिया। ठीक है, तो ये तो बात रही डिफरेंट स्टेजेज में कौन से CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं उनके बारे में। जो टेबल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, फोटो खींच लिए, बना के दीवार में टांग लीजिए, क्योंकि आपको सेल डिवीजन साइकिल अगर पूरी तरह से समझना है, उसका रेगुलेशन समझना है, तो आपके पास इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत बेसिक से सारी चीजें आपको बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, सेल डिवीजन साइकिल में सिर्फ इतना ही नहीं है कि G1 से सेल S फेज में गई, S फेज से सेल G2 में गई, G2 से M में गई और डिवीजन हो गया। असली चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो रेगुलेशन से पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल आपसे सेल साइकिल के रेगुलेशन से पूछा जाएगा, और रेगुलेशन से जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी पोर्शन से पूछे जाएंगे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से इन सारी चीजों को देखिएगा। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट CDK साइक्लिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट इवेंट्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेज हैं ये उसी स्टेज में एक्टिवेट होने चाहिए जिसको ये ट्रिगर कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी स्टेज में ये एक्टिव ना रहें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था होने के लिए CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। किसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ CDK एक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा रेगुलेशन तो क्या है, सबसे बड़ा रेगुलेशन यह है कि जो प्रोटीन काइनेज सब यूनिट है, मैंने आपको बताया था कि जो CDK होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ये अगर CDK है, ये CDK है, ठीक है, तो ये काइनेज सब यूनिट है। ठीक है, ये काइनेज सब यूनिट इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये इनएक्टिव है। इसके साथ एक दूसरी सब यूनिट भी है जिसको हम लोग रेगुलेटरी सब यूनिट बोलते हैं। ठीक, एक दूसरी सब यूनिट भी है इसके साथ में। ठीक है, ये क्या है, रेगुलेटरी सब यूनिट है। ये रेगुलेटरी सब यूनिट है, ये रेगुलेटरी सब यूनिट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साइक्लिन कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साइक्लिन कह रहे हैं। जब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, जब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ गई, ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बना के दिखाया था, मैं आप रफली बना के आपको दिखा रहा हूं। जब ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ गई तो ये क्या है, ये एक्टिव हेटेरोडाइमर बन गया, एक्टिव हेटेरोडाइमर बना जो कि एक एक्टिव काइनेज है और ये अपना फंक्शन करेगा। तो एक तो रेगुलेशन ये हो गया कि जब तक रेगुलेटरी सब यूनिट नहीं होगी ये एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी क्या, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, होता क्या है कि एक स्टेज के पहले ही, मतलब सपोज दैट सेल को M फेज में जाना है। ठीक है, सेल को M फेज में जाना है और M फेज से पहले सेल कहां होगी, G2 में होगी, और कहां पे होगी, S फेज में होगी। ठीक है, तो होता क्या है, जो M फेज के CDK, अब यहां पे देखिए CDK जो होता है, CDK का जो लेवल होता है, मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, CDK का लेवल जो होता है ये सेल साइकिल की हर स्टेज में हाई होता है। ये हाई होता है एट ईच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब CDK जो होंगे वो हर एक स्टेज में प्रेजेंट होंगे। चाहे हम लोग CDK2 की अगर हम लोग बात करें, CDK2 की बात करें तो ये G1 में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा CDK2 की अगर हम लोग बात करें तो ये G1 में भी प्रेजेंट होगा, ये हमारा G2 में भी प्रेजेंट होगा, S में भी प्रेजेंट होगा। मतलब हर एक सेल साइकिल की स्टेज में हमको CDK तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब सेल S फेज में पहुंचती है, तो यहाँ पे CDK1 तो होगा ही, क्योंकि CDK1 हर जगह पे है और CDK1 मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बनाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो S फेज में ही क्या होता है, साइक्लिन B भी सिंथेसाइज होने लग जाती है, साइक्लिन B भी सिंथेसाइज हो जाती है। S फेज में ही क्या हो जाती है, साइक्लिन B भी सिंथेसाइज होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि CDK और साइक्लिन B मिलकर के MPF बना ले,
यहीं पे बना ले, एस फेज में ही बना ले, और एस फेज में G1 G2 को स्किप करके सेल कहां चली जाए, एम फेज में चली जाए। तो इस कंडीशन में चांसेस है कि डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, सेल प्रॉपर तरीके से हो सकता है ग्रो ना कर पाई हो, तो इस कंडीशन में लीथल प्रोसेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या किया गया कि डिफरेंट टाइप से इस सीडीके की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया था मल्टीपल मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व। मल्टीपल मैकेनिज्म इसीलिए नेचर ने बनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम इतना कुछ तो कर रहे हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट भी हमने बना दिया, ठीक है, कैटालिटिक सब यूनिट दोनों को अलग अलग बना दिया, लेकिन अगर बाई चांस दोनों एक साथ आ गई और दोनों कंबाइंड हो गई और कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया तो सारे किए धरे पे तो पानी फिर जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, नेचर ने ऐसा बनाया कि भाई चलो अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी जो सब यूनिट है उसके साथ में रेगुलेशन अगर फेल भी हो गया तो दूसरी व्यवस्था कर दी जाए। तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के रेगुलेशन किए गए, किसके, सीडीके की एक्टिविटी के। तो पहला रेगुलेशन किया गया रेगुलेशन ऑफ सीडीके बाय कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, सबसे पहले कोवैलेंट मॉडिफिकेशन किया गया इसका। ठीक है, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से भाई क्या किया जाए, इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए। बताता हूं भी क्या होता है। ठीक है, दूसरा, कुछ सीडीके इनहिबिटर्स हैं, कुछ सीडीके इनहिबिटर्स हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट रखते हैं तब तक जब तक कि इसकी जरूरत ना हो। ठीक है, और तीसरा, अब देखिए तीसरा क्या आ गया, तीसरा है कंट्रोल्ड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन सब यूनिट। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे इसके मेजर रेगुलेशंस हैं, किसके, सीडीके की एक्टिविटी के। मैंने आपको बताया सबसे पहली बात, सीडीके की एक्टिविटी डिपेंड करती है उसके रेगुलेटरी सब यूनिट पे। जब रेगुलेटरी सब यूनिट बाइंड कर जाएगी तो सीडीके एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि सीडीके को स्टेज स्पेसिफिक मैनर में ही एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो नेचर ने यह व्यवस्था बनाई कि मान लो सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स मिल भी जाए तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर मिल भी गए हैं तो इनको एक्टिवेट नहीं होने देना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या किया, कुछ प्रोसेसेस बनाई गई जिसके थ्रू सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है। तो उनमें से एक है कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, दूसरा है सीडीके इनहिबिटर, और तीसरा है कंट्रोल्ड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन सब यूनिट, मतलब रेगुलेटरी सब यूनिट। ये क्या है, रेगुलेटरी सब यूनिट है। रेगुलेटरी सब यूनिट जो है उसकी कंट्रोल्ड सिंथेसिस हो, रेगुलेटरी सब यूनिट की कंट्रोल्ड सिंथेसिस हो, और जब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको डिग्रेड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सीडीके की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक कवर करेंगे। इसमें से हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट मॉडिफिकेशन की, कि कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू कैसे सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन में बेसिकली होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो फास्फोरिलेशन होता है, इसको फास्फोरिलेट किया जा सकता है, फास्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये दोनों ही प्रोसेसेस इसको एक्टिवेट और इनएक्टिवेट दोनों कर सकती हैं। अभी बताता हूं कैसे। डिफॉस्फोराइलेशन, एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट दोनों कर सकती हैं बाय द फास्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोरिलेशन। ये दोनों ही प्रोसेस क्या कर सकती हैं, या तो इसको एक्टिवेट कर सकती हैं, एक्टिवेट भी कर सकती हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकती हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा भाई साहब, देखिए फास्फोरिलेशन डिफरेंट साइट्स पे होगा। यहाँ पे फास्फोरिलेशन की कई साइट्स हैं। कुछ साइट्स ऐसी हैं जो एक्टिवेटिंग साइट्स हैं, अगर वहां पे फास्फोरिलेशन होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ फास्फोरिलेशन साइट्स ऐसी होती हैं इसमें जो कि इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन साइट्स होती हैं, अगर वहां पे फास्फेट जाके जुड़ गया तो ये पूरा का पूरा जो हमारा काइनेज सब यूनिट है ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से किस तरीके से इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में। रेगुलेशन ऑफ सीडीके एक्टिविटी
एक्टिविटी बाय कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू कैसे सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स या सीडीके की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलें साहब, सबसे पहली बात यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि द एक्टिविटी ऑफ CDK can be regulated by phosphorylation एंड डिफॉस्फोराइलेशन। दोनों का रोल बताऊंगा आपको। फास्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन से इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है ए स्पेसिफिक थ्रियोनिन रेजिड्यू located near the active site must be phosphorylated in order to the activation of CDK। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजें यहां पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया वो ये है कि द एक्टिविटी ऑफ CDKs कैन बी रेगुलेटेड बाय फास्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि इस एन स्पेसिफिक थ्रियोनिन रेजिड्यू लोकेटेड नियर द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कहां पे? एक्टिव साइट मतलब जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है काइनेज सब यूनिट की, वहां पे एक स्पेसिफिक थ्रियोनिन रेजिड्यू है। ठीक है, और ये जो थ्रियोनिन रेजिड्यू है ये बेसिकली थ्रियोनिन 161 पोजीशन पे होता है। ठीक है, 161 पोजीशन पे होता है। कहां पे होता है ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। जो स्पेसिफिक थ्रियोनिन रेजिड्यू की हम बात कर रहे हैं जिसका फास्फोरिलेशन सीडीके के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो कहां पे लोकेटेड है? वो थ्रियोनिन 161 पोजीशन पे लोकेटेड है। और ये पोजीशन कहां है? नियर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो क्या होगा कि जब तक ये थ्रियोनिन 161 फास्फोरिलेट नहीं हो जाएगा तब तक भले ही साइक्लिन आकर के बाइंड हो जाए, ये सीडीके जो होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो 161 पे फास्फोरिलेशन जरूरी है। और ये फास्फोरिलेशन करेगा कौन? थ्रियोनिन। दिस फास्फोराइलेशन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ये पूरे सीडीके को एक्टिवेट करेगा। कैटलाइज्ड बाय एंजाइम सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, इसको कैक भी बोलते हैं, कैक भी बोलते हैं। सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेजेज क्या करते हैं? थ्रियोनिन जो एक्टिव साइट में एक स्पेसिफिक थ्रियोनिन रेजिड्यू है 161 पोजीशन पे, उसको फास्फोरिलेट कर देते हैं। अब जब ये फास्फोरिलेट हो जाएगा, साइक्लिन आकर के जुड़ जाएगा, तब क्या होगा? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीडीके के एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे कि उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फास्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन से कर सकते हैं। तो एक एक्टिवेटिंग फास्फोराइलेशन इवेंट होता है वहां पे थ्रियोनिन 161 पे, जिसको कैटेलाइज करता है सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज।
ठीक है। अब यहाँ पे CD के एक्टिवेटिंग काइनेज की खास बात यह है कि द एक्टिविटी ऑफ कैक इज हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाई थ्रू आउट द सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल की हर एक स्टेज में कैक की एक्टिविटी जो है वो हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की काइनेज सब यूनिट है वो 161 पे फास्फोरिलेट होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, जैसे ही साइक्लिन बाइंड होगी ये एक्टिवेट हो जाएगा। भले ही सेल एस फेज में हो लेकिन मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर तब भी एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, भी बताता हूं मैं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैक जब 161 पे फास्फोरिलेट करता है तो होता क्या है, जिसके थ्रू ये जो साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा काम होता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि दो सब यूनिट्स होती हैं, एक तो काइनेज सब यूनिट होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है रेगुलेटरी सब यूनिट। ठीक है, तो ये है रेगुलेटरी सब यूनिट, ये है साइक्लिन, और ये आकर के जुड़ती है किसके साथ में, ये जुड़ती है काइनेज सब यूनिट के साथ में। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये है काइनेज, ये है काइनेज सब यूनिट। ठीक है, और यहां पे इसकी एक्टिव साइट के पास में ये वो थ्रियोनिन है 161 वाला, जिसका फास्फोरिलेशन कैक करता है। ठीक है, तो जब यहां पे साइक्लिन बाउंड नहीं है, ठीक है, और ये फास्फोरिलेशन भी नहीं है, उस कंडीशन में क्या है, ये जो काइनेज सब यूनिट है ये इनएक्टिव है। ये क्या है, ये काइनेज सब यूनिट है, CD के सब यूनिट है हम लोग कहेंगे, और ये इनएक्टिव है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज है। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है कि इसकी जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग पॉकेट है वो ब्लॉक रहती है बाई ए टी लूप। एक यहाँ पे फ्लेक्सिबल लूप होता है, क्या है, एक फ्लेक्सिबल लूप होता है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है टी लूप कहा जाता है। और इस टी लूप को एक्टिवेशन लूप भी बोलते हैं, एक्टिवेटिंग लूप या एक्टिवेशन लूप बोलते हैं, एक्टिवेशन लिखते हैं इसको, एक्टिवेशन लूप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कंजर्व लूप होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फ्लेक्सिबल होता है और कंजर्व्ड होता है। टी लूप क्या करता है, जब तक यहां से कोई साइक्लिन या फिर यहाँ पे फास्फोरिलेशन नहीं है तब तक क्या किया रहता है, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक किया रहता है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो काइनेज है इसकी एक्टिविटी क्या है, इनहिबिटेड है, ये इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, साइक्लिन आएगी और इसके साथ में बाइंड कर जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या है, साइक्लिन और CDK का इंटरेक्शन हुआ। जब साइक्लिन और CDK का इंटरेक्शन हुआ, साइक्लिन और CDK का अब इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, साइक्लिन CDK आकर के आपस में जुड़े। ठीक है, ये आकर के साइक्लिन इसके साथ में जुड़ गया। अब ये है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स तो बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इसको एक्टिवेट हो जाना चाहिए कायदे से तो। ठीक है, यहां पे वो थ्रियोनिन रेजिड्यू है 161 वाला, जिसका क्या होना है, फास्फोरिलेशन फॉर कंप्लीट एक्टिवेशन। ठीक है, जब साइक्लिन यहां से आकर के जुड़ा तो उसने क्या किया, जो टी लूप था उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, पूरी तरह से नहीं हटाया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किया उसका, हल्का सा टी लूप को वहां से हटा दिया। ध्यान से सुनिएगा, नोट करते हुए चलेगा, इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको आपको यहीं से सुन के नोट करना है। ठीक है, साइक्लिन बाइंडिंग ने क्या किया, टी लूप को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जगह तो खुल गई लेकिन पूरी तरह से जगह नहीं खुली। अब क्या होगा, अब यहां पे एंट्री मारेगा हमारा साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कैक। अब आएगा कैक, नीचे बना देता हूं मैं, यहीं पे बनाते हैं, अब आएगा कैक। ठीक है, अब कैक आया, अब ये क्या करेगा, अब ये इस थ्रियोनिन 161 को फॉस्फोरिलेट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 161 को फॉस्फोरिलेट कर देगा, ये 161 और इस पे जोड़ देगा क्या, एक फॉस्फेट, ये 161 फॉस्फोरिलेट हो गया। अब यहां पे सारी चीजें फुलफिल हो गई, इसके साथ में साइक्लिन भी जुड़ा हुआ है।
ठीक है। और टी लूप क्या होगा, वो ये एक्टिव साइट को छोड़कर पूरी तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका कन्फॉर्मेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और जो टी लूप है वो क्या करेगा, एक्टिव साइट को, ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट को पूरी तरह से छोड़ देगा। जैसे ही ये एक्टिव साइट को पूरी तरह से छोड़ेगा, ये जो साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक, साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि साइक्लिन और सीडी के दोनों जब अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की काइनेज एक्टिविटी इनहिबिटेड रहती है। क्यों इनहिबिटेड रहती है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन साइट में, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में क्या है, एक टी लूप है जिसको एक्टिवेशन लूप भी बोलते हैं, और ये क्या है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग को ब्लॉक किए हुए है। ठीक है, जब ये दोनों बाइंड कर गए आपस में, जब दोनों आपस में बाइंड करते हैं, तो एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है टी लूप का। टी लूप का क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी लूप। ठीक है, और जब तक ये टी लूप पूरी तरह से इस एक्टिव साइट को छोड़ेगा नहीं, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसको फुल्ली एक्टिवेट करने के लिए इसका कोवैलेंट मॉडिफिकेशन किया गया, कैक आया, कैक आकर के थ्रियोनिन 161 पे फास्फोरिलेशन करेगा, और जैसे ही 161 पे फास्फोरिलेशन हुआ, ये टी लूप क्या होगा, एक्टिव साइट को छोड़ देगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी रही, कैक ने आकर के इसको एक्टिवेट कर दिया यहां तक की। ठीक है, अब यहां से मैं कहानी फिर से शुरू करता हूं। ये फिगर कंटिन्यूएशन में है, लेकिन मैं इसको मिटाकर फिर से बना रहा हूं, आप लोग इसको एक साथ ही बनाइएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, कैक आकर के अपना काम कर गया था। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आया था, साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज आया था और वो अपना काम कर गया था। ठीक है, तो ये हमने बनाया था कुछ इस तरीके से। यहां पे थ्रियोनिन 161, इस पे क्या हो गया था, फास्फोरिलेशन हो गया था। ठीक है, और यहां से आकर के साइक्लिन भी बाइंड कर गया था। ठीक है, और टी लूप क्या हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था। टी लूप एक्टिव साइट छोड़ के डिस्प्लेस हो गया था, ये टी लूप है। और ये है एक्टिव सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह से इसका एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सेल उस स्टेज में नहीं पहुंची है, मान लीजिए सेल को एक साइक्लिन सीडीके की रिक्वायरमेंट है एम फेज में, लेकिन सेल अभी एस फेज में ही है, और एस फेज में ही क्या हुआ, उसको साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स भी मिल गया। ठीक है, और दोनों जुड़ गए, टी लूप हल्का सा डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो कैक की एक्टिविटी है वो थ्रू आउट द सेल साइकिल हाई बनी रहती है। ठीक है, कैक की एक्टिविटी थ्रू आउट द सेल साइकिल चलती रहती है, तो यहाँ पे फास्फोरिलेशन भी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेट ना होने पाए, इसलिए यहाँ पे दो इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन भी हैं। तो और इसकी एक्टिव साइड में दो और रेजिड्यूज हैं, एक है टायरोसिन 15 पोजीशन पे और एक थ्रियोनिन है 14 पोजीशन पे। ठीक है, ये दोनों ही अमीनो एसिड रेजिड्यू क्या हो जाएंगे, फास्फोरिलेट हो जाएंगे। ठीक है, और जब यहां पे फास्फोरिलेशन हो जाएगा, तब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो टायरोसिन 15 पे फास्फोरिलेशन करता है B1। B1 एक काइनेज है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, B1 एक काइनेज है, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले टायरोसिन 15 पे फास्फोरिलेशन करेगा। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा। ठीक है, यहाँ पे थ्रियोनिन 161 ये फास्फोरिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन कहां पे हो जाएगा, वो टायरोसिन 15 पे हो जाएगा और थ्रियोनिन 14 पे हो जाएगा। तो सबसे पहले B1 आएगा, B1 क्या करेगा, वो टायरोसिन 15 पे फास्फोरिलेशन करेगा। ठीक है, टायरोसिन 15 पे फास्फोरिलेट कर देगा इसको। ठीक, उसके बाद एक और एंजाइम आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिन हालांकि जुड़ा हुआ है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब टायरोसिन पे इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक और एंजाइम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक और एंजाइम आएगा जिसको बोलते हैं MIT1। MIT1, अब ये MIT1 क्या करेगा, ये
थ्रियोनिन 14 पे फास्फोरिलेशन कर देगा। ठीक है, थ्रियोनिन 14 पे फास्फोरिलेशन कर देगा। ठीक है, साइक्लिन भी जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, टी लूप भी डिस्प्लेस हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटरी फास्फोरिलेशंस हो रहे हैं। ये हो गया 161, इस पे भी फास्फोरिलेशन है। ठीक है, उसके बाद इनहिबिटरी वाला मैं लाल से बना रहा हूं, रेड कलर से, टायरोसिन 15 है और थ्रियोनिन 14 है, दोनों पे फास्फोरिलेशन हो गया। ठीक है, और जब ये दोनों फास्फोरिलेशन हो गए तो ये इनहिबिटरी फास्फोरिलेशंस हैं, ये क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देंगे। ये क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, जब तक इसकी जरूरत नहीं तब तक इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉस्फेटेजेज हैं। ठीक है, स्टेज स्पेसिफिक फॉस्फेटेजेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एमपीएफ की, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर की बात करें, जिसमें साइक्लिन बी और सी डी के 1 होता है, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें इस तरीके का फास्फोरिलेशन हो रखा है, सपोज दैट ये यही है। ठीक है, सपोज दैट ये वाला साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और अब सेल पहुंचने वाली है कहां पे, माइटोसिस फेज, माइटोटिक फेज में पहुंचने वाली है। एस फेज कंप्लीट हो चुका है, एस फेज में ये कॉम्प्लेक्स पूरा बन चुका है, लेकिन इनहिबिटेड क्यों है, क्योंकि ये दोनों फास्फोरिलेशन हो रखे हैं, और ये फास्फोरिलेशन कहां पे हो रखे हैं, एकदम एक्टिव साइट में हो रखे हैं, एक्टिव साइट को ब्लॉक किए हुए हैं दोनों फास्फोरिलेशन, इसलिए ये सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटेड है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही सेल पहुंचने वाले होगी माइटोटिक फेज में, तुरंत क्या होगा, एक फॉस्फेटेज आएगा। क्या आएगा, एक आएगा फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज आएगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई डीफॉस्फोरिलेशन भी होता है और फास्फोरिलेशन भी होता है उसके रेगुलेशन में। अब डीफॉस्फोरिलेशन का रोल आ गया। ये फास्फेटेज बेसिकली होता है CDC25C, अगर हम लोग बात कर रहे हैं माइटोटिक फेज की तो। ठीक है, माइटोटिक सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो CDC25C होगा। आगे चल के इसके बारे में और भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं जस्ट ब्रीफ में इसका रेगुलेशन बता रहा हूं आपको। ये चीजें अभी एक बार और रिपीट होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस आप लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको। ठीक है, CDC25C कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आएगा और आते ही क्या करेगा, इन दोनों फॉस्फेट्स को यहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लिन। ठीक है, ये हो गया साइक्लिन और ये हो गया सीडी के सब यूनिट। ठीक है, अब सीडी के सब यूनिट में सिर्फ एक ही फास्फोरिलेशन बचा, जो इसका एक्टिवेटिंग फास्फोरिलेशन है, वो 161 पे है, और बाकी के जो दोनों फास्फेट थे वो रिमूव हो गए। यहां से दो फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो टायरोसिन 15 था और थ्रियोनिन 14 था, वो फॉस्फेट फ्री हो जाता है, डीफॉस्फोरिलेट हो जाता है, टी लूप पहले से ही बाहर जा चुका है, साइक्लिन पहले से ही आकर के जुड़ चुका है, और थ्रियोनिन 161 फास्फोरिलेटेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और सेल फर्दर सेल डिवीजन में प्रोग्रेस करने लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से फास्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन के थ्रू इसको हमारा जो पूरा का पूरा ये काइनेज सब यूनिट है, पूरा पूरा जो काइनेज कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग की अगर हम लोग बात करें, एक्टिवेटिंग फास्फोरिलेशन की अगर हम लोग बात करें, तो वो रेगुलेट होता है बेसिकली हमारे कैक से, सीडी के एक्टिवेटिंग काइनेज से, जो कि थ्रियोनिन 161 पे फास्फोरिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन की बात करें, तो एक्टिव साइट में एक टायरोसिन रेजिड्यू है एट द पोजीशन 15 और दूसरा थ्रियोनिन रेजिड्यू है एट द पोजीशन ऑफ 14। दोनों का फास्फोरिलेशन होता है इन द कोर्स ऑफ इनहिबिशन ऑफ सीडी के एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा टायरोसिन 15 है, इसका फास्फोरिलेशन करेगा B1 एंजाइम, ये काइनेज है एक तरीके का B1 काइनेज। ये क्या करेगा, टायरोसिन 15 पे फास्फोरिलेट कर देगा, और जैसे ही ये फास्फोरिलेशन कंप्लीट होगा, MIT1 आएगा, वो क्या करेगा, वो थ्रियोनिन 14 पे फास्फोरिलेट कर देगा, और जब तक ये दोनों फॉस्फेट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी इस कॉम्प्लेक्स की, तुरंत एक फॉस्फेटेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें एम फेज की, तो वहां पे CDC25C फॉस्फेटेज आएगा, और वो फॉस्फेटेज क्या करेगा, इन दोनों इनहिबिटरी फॉस्फेट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स पूरा एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है,
इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का, या अगर हम लोग कहें सीडीके की एक्टिविटी को कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, रही कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू किस तरीके से सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, जो आपको ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में भी काम देगा, ध्यान रखिएगा। वहां पे मैंने बात किया सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज की। सीडीके एक्टिवेटिंग, ये कोई बताता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको जो बता रहा हूं, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। ठीक है, छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, या सेल डिवीजन की बात करूं, मैं सारी चीजें यहाँ पे खोल के रख देना चाहता हूं आपके सामने, जिसको हम लोग कैक भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको कैक बोला जाता है। ठीक है, ये जो कैक है ये खुद ही एक सीडीके से मिलकर के बना होता है। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज कंपोज्ड ऑफ, कैक इज composed of CDK7 and cyclin H। कैक एंजाइम है, ये खुद ही एक सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें CDK7 है और साइक्लिन H है। ठीक है, CDK7 है और साइक्लिन H है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो कैक होता है, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H। बात करूंगा इसकी ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H का ये पार्ट होता है। ठीक है, सीडीके साइक्लिन H जो है, CDK7 साइक्लिन H जो है, मतलब हम लोग कहें कैक जो है, ये TF सेकेंड H का एक पार्ट है। ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटर फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये करता क्या है, इन्वॉल्व्ड इन द इनिशिएशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इनिशिएशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके अलावा इट फॉस्फोराइलेट्स CTD of RNA polymerase 2 at serine 5। ठीक है, इससे होगा क्या, दैट हेल्प्स इन, ये फास्फोरिलेशन हेल्प्स इन द रिक्रूटमेंट ऑफ कैपिंग एंजाइम्स। ठीक, बात करूंगा इसकी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल में बात करेंगे। यहां पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि कैक टर्म आ गया था, तो मैंने कहा कि इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। साइक्लिन के एक्टिवेटिंग काइनेज है, ये खुद बना होता है सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स के साथ में, जिसमें CDK7 और साइक्लिन H होता है। ठीक है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये पार्ट होता है TF सेकेंड H का। TF सेकेंड H क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कराता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये कॉम्प्लेक्स करता क्या है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, उसमें एक स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू है 5th पोजीशन पे, उसका फास्फोरिलेशन करता है। जैसे ही ये फास्फोरिलेशन होता है, ये सिग्नल होता है कैपिंग मशीनरी के लिए, और कैपिंग एंजाइम्स जो होते हैं तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं इस फास्फोर को, और वहां पे कैपिंग की प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, तो यूकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, आपको पता होगा। 5 प्राइम पे कैपिंग होती है और 3 प्राइम पे क्या होता है, पॉली ए टेल होती है, और इसके अलावा स्प्लाइसिंग होती है। और ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और ट्रांसक्रिप्ट निकल करके बाहर आता है टेम्पलेट से, जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट निकल करके बाहर आता है, इसकी कैपिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर कैपिंग नहीं होगी तो क्या होगा,
न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लिएजेज हैं, आरएनएजेज हैं। वो क्या करेंगे, वो इस आरएनए को काटना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक तरफ से जो है आरएनए आ रहा है और दूसरी तरफ से न्यूक्लिएजेज अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जैसे ही आरएनए का नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट बना, ठीक है, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट निकल करके बाहर आया थोड़ा सा, तुरंत क्या होता है, ये जो हमारा CDK 7 और साइक्लिन H जो कि TF सेकेंड H के साथ है, ये क्या करेगा, फट से आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के CTD डोमेन पे फास्फोरिलेशन करेगा। और ये फास्फोरिलेशन ये इंडिकेशन है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनना शुरू हो गया है और कैपिंग मशीनरी तुरंत इसको रिकॉग्नाइज करके वहां पे कैपिंग के लिए आ जाती है। ठीक है, मतलब आरएनए की सिंथेसिस होती रहेगी, उसी टाइम पे कैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा ट्रांसक्रिप्ट बन गया अब कैपिंग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्ट बनने के साथ साथ कैपिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उसी के साथ साथ स्प्लाइसिंग स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में टेलिंग होती है और फिर mRNA का एक्सपोर्ट किया जाता है। कैसे होता है, सारी प्रोसेस को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ CDK के बारे में बताया। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जो दूसरा मेथड है CDK की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का, दैट इज बाय यूजिंग सम इनहिबिटर्स ऑफ CDK, कैसे करते हैं, कहां से करते हैं, कौन कौन से इनहिबिटर हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।